Hello students, welcome to Saran Digital Classes. As you know, I am Chanchala and I am here to teach you another poetry. तो बहुत सारे पोएट्रीज आपने पढ़ लिए थे और आज हम लोग फिर एक नई पोएट्री लेकर के मैं आई हूँ आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज कौन सी पोएट्री हम लोगों को पढ़ने की बारी है। ऑलरेडी आपने जो है पोएट्री पढ़ा है दो, है ना। चलिए, मेरा नाम तो आपको पता ही है। तो आज जो पोएट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पॉलीथीन बैग। दिस इज योर थर्ड पोएट्री फ्रॉम योर बुक Panorama class 10th, okay? And this poetry is written by Durga Prasad Panda. This is your third poem and this is on page number 103 to 105. तो ये पेज नंबर बताने का मकसद यही है कि आप बुक्स खोल करके इस वीडियो को देखिए और पढ़िए साथ साथ, ताकि आप आराम से पोइट्री के साथ मजे ले सके और समझ सके कि क्या है इसमें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइट्री है ये पॉलीथीन बैग। रोज आप यूज करते हो पॉलीथीन बैग, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पोइट्री में क्या है। लेकिन उससे पहले एज यू ऑल नो दैट मैं एक कोटेशन तो आपके लिए लेके आती हूँ। तो आज का जो कोटेशन है इट गोज लाइक दिस: Of all the waste we generate, plastic bags are perhaps the greatest symbol of our throwaway society. है ना? Of all the waste we generate, plastic bags are perhaps the greatest symbol of our throwaway society. They are used, then forgotten, and then they leave a terrible legacy. आपको इसका मतलब समझ में आया? ऑफ ऑल द वेस्ट, जितने भी तरह के वेस्ट जनरेट होते, वेस्ट यानी बर्बादी, जो एक्स्ट्रा चीजें जो हम लोग, जैसे आप सब्जी बना, घर पे सब्जी बनती होगी तो छिलका जो निकालते हैं वो वेस्ट है एक तरह से, है ना। तो जितने भी तरह के अलग अलग वेस्ट होते हैं, आप प्लास्टिक का बॉटल यूज करते हैं, रैपर्स में प्रोसेस्ड फूड यूज करते हो, तो ऑल जो उसके रैपर्स निकलते हैं वो सब वेस्ट है। तो जितने भी तरह के वेस्ट जनरेट होते हैं उनमें प्लास्टिक बैग्स जो है, they are perhaps the greatest symbol of our throwaway society. वो सबसे ज्यादा बड़ा सिंबल है, बड़ा नमूना है, बड़ा द्योतक है, प्रतीक है किस चीज का, कि समाज किस तरह से चीजों को यूज होने के बाद फेंक देता है, कैसे थ्रो अवे होता है वो। जैसे कि दे आर यूज्ड देन फॉरगॉटन एंड देन दे लीव अ टेरिबल लेगेसी। बाद में क्या हो जाता है छोड़ने के बाद, जब वो छूट जाता है, जब वो यूज हो जाता है, कोई भी, जैसे प्लास्टिक का बॉटल से पानी पिया हमने, प्लास्टिक के बॉटल को फेंक दिया, चिप्स का पैकेट खाया, चिप्स के रैपर को फेंक दिया। उस फेंके हुए रैपर या पैकेट्स या जो भी बॉटल्स, जिस भी प्रकार के प्लास्टिक आप यूज करते हैं, क्या आपने कभी उसको याद किया है? क्या आपने कभी उसको फिर से देखा है कि वो क्या किस कंडीशन में है? तो उसको हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और फिर दे लीव अ टेरिबल लेगेसी। और उसके बाद जो है वो एक लेगेसी छोड़ती है, ऐसा अपने से पीछे एक ऐसा वो छोड़ती है जो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो सोसाइटी में भी ये सिंबोलिज्म में बातें हो रही है कि सोसाइटी में भी जिन चीजों को यूज करके थ्रो अवे कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, वो बाद में उसी समाज के लिए एक बहुत ही बुरा उदाहरण रहता है और वो अपने पीछे एक बहुत बुरा एग्जाम्पल छोड़ता है जो सोसाइटी को ही नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए यूज एंड थ्रो वाला जो नेचर है वो हमें नहीं अपनाना चाहिए। एंड दिस कोटेशन इज बाय जैक गोल्डस्मिथ, ही इज अ ब्रिटिश मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है जो मुझे लगा कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, सो चलिए हम लोग अब पोइट्री की तरफ बढ़ते हैं। सो ये जो सबसे पहले मैंने पोएट का नाम आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पोएट का नाम क्या है, दुर्गा प्रसाद पांडा। प्लीज दुर्गा प्रसाद पांडा, एज यू कैन सी, ओके। एंड इनके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं सो दैट आपको इंटरेस्ट आए कि पोएट कौन है, क्योंकि जो भी पोएट पोएट्री लिखते हैं उनके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। तो ही इज अ बाइलिंगुअल पोएट, ओके, ही इज अ बाइलिंगुअल पोएट। बाइलिंगुअल का मतलब हो गया कि जो दो भाषाओं में कविता लिख सकते हैं या दो भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वी ऑल मोस्टली आर बाइलिंगुअल, हम लोग अपने मदर टंग को भी यूज करते हैं एंड देन वी ऑल्सो यूज द स्टेट लैंग्वेज और हिंदी या इंग्लिश या जो भी कोई भाषा हम यूज करते हैं। तो दो भाषा में ये यूज करते हैं, और कौन कौन सी भाषा है, इंग्लिश एंड उड़िया, ओके। सो दो लैंग्वेज, उड़िया एंड इंग्लिश, यूज टू राइट इन टू लैंग्वेजेस, उड़िया एंड इंग्लिश।
फिर क्या है और इसके बाद क्या इनके बारे में है, तो ही इज ऑल्सो अ फेमस पोएट्री। इनकी जो दो पोएट्रीज है वो है स्वरानी एंड रेज, ठीक है। फिर हम लोग और इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ द पोएट्री हम लोग जान लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है पोएट्री का। तो ये आप देख रहे हो पॉलिथीन बैग, सब पहचान रहे हो ना पॉलिथीन बैग को, घर पे तो सब यूज करते ही होंगे आप तुम। तो पॉलिथीन बैग्स के बारे में ही ये पोएट्री है। और ये पोएट्री जो है, this poem is about polythene bag which gives hurt to the earth as well as to human being। क्या करता है ये पोएट्री, ये पॉलिथीन, ये जो पॉलिथीन बैग आप देख रहे हो ये क्या करता है, तो ये करता क्या है, ये देता है दर्द। हर्ट का मतलब दर्द, दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, ठीक है। ये सब देता है। किसको देता है, किसको देता है, टू द अर्थ, हमारे अर्थ को देता है, हमारी पृथ्वी को देता है, ठीक है। और साथ साथ और किसको देता है, अब पृथ्वी को देता है तो पृथ्वी पे कौन रहते हैं, हम ही लोग रहते हैं ना, हम ही मनुष्य रहते हैं। तो हमें भी देखा ऑब्वियसली पृथ्वी किसको देगी, पृथ्वी हमें रिटर्न कर देती है। हम जो पृथ्वी को देते हैं पृथ्वी हमें सूद समय वो हमें वापस कर देती है। जैसे आप पृथ्वी को एक बीज देते हो तो वो एक पेड़ के रूप में आपको देती है, उसी प्रकार जब आप पृथ्वी को पॉलिथीन बैग देंगे तो वो उसका पूरा रिटर्न सूद समेत हमको वापस करती है पोल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से पृथ्वी हमें सब कुछ वापस करती है। और क्या है इस पोइट्री में, तो इस पोइट्री में है कि द पेन ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज बीन कंपेयर्ड विद द पेन विच द अर्थ इज फेसिंग ड्यू टू द पॉलिथीन बैग, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, दो चीजें क्या क्या इस पोइट्री में बताई गई है। एक तो कि पॉलिथीन बैग किस प्रकार के कष्ट, दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा हमारी पृथ्वी को देता है, एक तो ये। और दूसरा कि जो मनुष्य के दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, समस्या जो भी आप कह ले, उसको कंपेयर किया गया है, उसको उसकी तुलना की गई है किस चीज के साथ, उसी उसी तकलीफ के साथ जो एक पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी फेस कर रही है बिकॉज ऑफ द पॉलिथीन बैग्स। पॉलिथीन बैग्स की वजह से जो हमारी पृथ्वी जिस तरीके का दर्द महसूस कर रही है, उसी तरीके से मनुष्य के दर्द को भी उससे तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएट्री, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर देख लो, व्हाट इज दिस कंडीशन, इस कंडीशन को आप क्या कहोगे, कूड़े का ढेर। आपने अपने शहर में भी देखा होगा, हर जगह, हर शहर में आजकल जो है इस तरीके का एक पहाड़ हमने बना रखा है अपनी धरती पे, मैन पेड पहाड़। बाकी पहाड़ तो अपने से बनते हैं बट ये हमने बनाया है। शुड बी प्राउड ऑफ इट और नॉट, आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या हमें अपने इस बनाए हुए कृत्य पे गर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग पहले कुछ डिफिकल्ट और आई शुड से कि जो नए तरह के वर्ड्स हैं जो मे बी आपको नहीं पता होंगे इसके पहले, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट वर्ड जो है स्ट्रेंज, फर्स्ट वर्ड मेल्ट है। आप देख रहे हो ना मेल्ट, ये देखो ये क्या है, आप सबको पता है ये क्या है, दिस इज आइस, दिस इज एन आइसक्रीम। आइसक्रीम में ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि पिघल रहा है, पिघल रहा है ना, आइसक्रीम खाते हो तो पिघलता है ना। तो दिस इज मेल्टिंग, जो चीज पिघल रही होती है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, वार्मथ। देखो वार्मथ, आपको देख के पता चल रहा होगा वार्मथ का मतलब क्या है। सो व्हेन यू फील कोल्ड, ठंड लगती है जब आपको, उस समय जो आप आग सेकते हो तो आपको जो फीलिंग देती है ना, उस समय जो आपको फील होता है दैट इज, जो गर्मी फील होती है दैट इज नोन एज वार्मथ, ठीक है। जो ये सेकने से गर्मी महसूस होती है दैट इज कॉल्ड वार्मथ, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीफ। अब देखो पहले थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई यानी अच्छा महसूस हुआ ठंड के दिन, और भाई गर्मी के दिनों में अगर आपको आग के सामने बैठा दिया जाए तो आप दुखी हो जाओगे, तकलीफ में आ जाओगे। तो ग्रीफ का मतलब ये देखो, इस फेस को देख के आपको क्या लग रहा है, ये आदमी खुश है या क्या कर रहा है। ऑब्वियसली दिस मैन इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट सीम्स टू बी हैप्पी, सो ही इज इन ग्रीफ, वो दुख में है। तो ग्रीफ का मतलब होता है दुख या तकलीफ, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंज, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब, स्ट्रेंज का मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आना है ना, मतलब अजीब सा। स्ट्रेंज मतलब अजीब सा। ये देखो फेस देख के समझ में आ रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस और व्हाट इज गोइंग ऑन, सो दिस इज स्ट्रेंज। नेक्स्ट वर्ड इज डिजॉल्व। अब डिजॉल्व का मतलब क्या है, जैसे पानी में
आप नमक डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो डिजोल्व का मतलब हो गया घुलना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है अपर लेयर ऑफ अर्थ, जिस पे हम लोग रहते हैं, जमीन के ऊपर जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। तो अर्थ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है दैट इज नोन एज क्रस्ट, अपर लेयर ऑफ अर्थ। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्क्विकी। एक कर्कश सा जो आवाज होता है ना, अभी अगर आपके पास कोई घर पे पॉलिथीन है, वीडियो पॉज करो, पॉलिथीन लो और उसको ऐसे हाथ में से चैचे वाला जो एक आवाज करता है वो ऐसे बजाओ। तो कुछ कुछ पॉलिथीन का आवाज अच्छा में लगता है, लेकिन जो कर्कश टाइप का आवाज होता है दैट इज कॉल्ड स्क्विकी। देखो इसलिए इसने अपने कानों को बंद करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सयूड्स। तो अब एक्सयूड्स मतलब क्या होता है? एक्सयूड्स का मतलब होता है किसी चीज से कुछ निकलना। ठीक है, किसी चीज से कुछ निकलना। देखो यहाँ आग जल रहा है और इससे क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। तो दिस इज द ये जो धुआं है, दिस इज एक्सयूडिंग फ्रॉम द फायर। तो दिस ये जो लावा या धुआं निकल रहा है ये एक्सयूड्स हो रहा है, निकल रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सयूड्स। एंड पंजेंट का मतलब एक गंदा सा स्मेल होता है, जो अक्सर किसी चीज को जलाने पे जो एक गंदा सा स्मेल आता है, जिस जो खुशबू नहीं है, एक्चुअली पंजेंट है, तो दैट इज पंजेंट। इसीलिए दोनों पे मैंने एक ही पिक्चर लगा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए हम लोग कुछ और वर्ड्स की तरफ चलते हैं, आपके एडिशन करते हैं आपके वोकैबुलरी में कुछ और वर्ड्स। दिस वर्ड इज एवरीवन्स गेज, हर किसी की नजर में आना। ठीक है, सी जो चीज नजर से नहीं दिख रही है वो ये महाशय जो है बाइनोकुलर लगा के देखने की कोशिश कर रहा है। तो अंडर माई गेज, यू आर अंडर माई गेज, आप मेरे नजर के अंदर हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गेज। नेक्स्ट वर्ड इज बरीड। तो बरीड यानी क्या होता है? आपको ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा हो, बरीड मीन्स दफनाना। ओके, सो किसी चीज को जब हम दफनाते हैं दैट इज कॉल्ड बरीड। And the last word, I hope, is germs and diseases. I know you all must be knowing all these words. Germs and diseases का मतलब तो आपको पता ही है। कुछ साल पहले एक बहुत भयंकर जर्म्स आया था। I will not name it. You name it in the comment box कि कौन सा जर्म्स आपने सुना इसके पहले और किस डिजीज के बारे में सुना आपने अभी कुछ साल के अंदर। ओके, आप कमेंट करके बताइएगा। तो जो कीड़े या बीमारियां जो होती हैं उसको हम लोग जर्म्स एंड डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे आपके वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स या नए वर्ड्स जो आपके वोकैबुलरी में ऐड होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट 3 स्टैंजास ऑफ द पोएम। पहले 3 जो पैराग्राफ्स है या स्टैंजास हम लोग बोलते हैं, पैराग्राफ्स हम लोग प्रोज की लाइंस को बोलते हैं, बट जो पोएट्री होती है उसके जो लाइंस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, उसको हम लोग स्टैंजा बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट 15 स्टैंजा है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। So hurt is such a strange polythene that which never gets dissolved into the earth's crust. When touched, it. Oh, just wait a minute. I think there is some lines missing. Hurt is such a strange polythene which never gets dissolved into the earth's crust. When touched, it exudes, it makes a squeaky noise while touching, and when burns, it exudes a pungent smell. Okay? When left to itself, it pollutes the environment just like the polythene bag. So the first line is, hurt is such a strange polythene. Hurt is such a strange polythene which never gets dissolved into earth's crust. तो पहला लाइन क्या है कि हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन। हर्ट यानी आपको पहले बताया था तकलीफ, दुख, कष्ट, पीड़ा, समस्या। तो हर्ट यानी जो पीड़ा है, दुख है, ये जो दुख है ये क्या है? ये कैसा इसको किससे तुलना किया गया? पॉलीथीन से। इस पॉलीथीन से तुलना किया गया है किसका? हर्ट का। HURT, हर्ट। इस हर्ट का तुलना किससे किया गया है? पॉलीथीन से किया गया है।
क्यों किया गया है? क्योंकि जैसे हर्ट जो है, तकलीफ जो है किसी व्यक्ति को, आपको स्कूल का बचपन का क्लास याद होगा, जब भी पूछते ना कि स्कूल में किसी ने आपको मारा है, तो आप अक्सर बोलते हो, अरे मुझे ऐसे पीटा गया था, या मुझे ऐसा किया था, या मेरे पापा ने एक बार मुझे ऐसा कर दिया था। तो वो जो एक बार वाला जो एक याद होता है, वो जो तकलीफ होती है, जो हमेशा दिमाग में बैठी रहती है बातें, वो जो तकलीफ है, उस तकलीफ को इससे तुलना किया गया है पॉलिथीन बैग से। क्यों किया गया है? विच नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू अर्थ क्रस्ट। क्योंकि फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि पॉलिथीन एक ऐसा चीज है जो अर्थ के साथ कभी भी डिजोल्व नहीं होता है, घुलता नहीं है। क्यों नहीं घुलता है? आप उसको अगर पॉलिथीन को मिट्टी में गाड़ लोगे तो 10 साल बाद भी निकालोगे तो भी वो पॉलिथीन एज इट इज नहीं रहेगा, उसका कुछ मिट्टी में मिलता नहीं है, तो इट डज नॉट गेट डिजोल्व। उसी तरीके से जो मनुष्य का दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, कोई तकलीफ अगर उसको हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, किसी के पेरेंट्स नहीं होते, किसी के पास बहुत प्रॉब्लम से वो सरवाइव कर पाता है, तो इस तरह की जो तकलीफें होती हैं वो कभी भी उसके दिल से जाती नहीं है। वो भले अंदर ही रखी हुई है, निकल के दिखाई ना दे लोगों को, जैसे जमीन के अंदर पॉलिथीन बैग को आपने गाड़ दिया तो दिखाई नहीं देगी, बट इट विल स्टिल रिमेन देयर, तभी भी वहीं रहेगी, ऑल्दो दिखे ना। सो व्हेन यू टच इट, इट मेक्स बर्न, इट एक्सयूट्स अ फन। जब आप इसको टच करते हो तो ये एक आवाज करती है, ठीक है, ये स्क्विकी आवाज करती है, एक आवाज करती है। और जब इसको जलाया जाता है तो ये बहुत ही गंदा स्मेल प्रोड्यूस करती है। तो मतलब आप धरती में दबा नहीं सकते, आप इसको धरती में जला नहीं सकते, दबा नहीं, नहीं सकते। टच करते हो तो एक आवाज निकालती है ये, और जब इसको जलाते हो तो बहुत बदबू देती है। When left to itself, it pollutes the environment just like the polythene bag. अगर इसको छोड़ दिया जाए, इस पॉलिथीन को अगर एज इट इज धरती पे छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, ये वैसे ही बनी रहेगी, वहीं पे पॉल्यूट करती रहेगी एनवायरमेंट को, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को खत्म करती है। उसी तरीके से मनुष्य का जो दुख है, जो तकलीफ है, वो क्या करता है? वो भी इंसान के अंदर बना लेता है, किसी भी सिचुएशन में वो बना ही रहता है, ना वो खत्म होता है, ना मिटता है, ना हटता है। और जब उसको छुआ जाता है, किसी की तकलीफ की बातों को आप जब उकेरते हो, बोलते हो, तो क्या होता है? वो इंसान रोने लगता है, वो दुखी हो जाता है, उसके अंदर का दर्द जो है वो बाहर आ जाता है। उसी तरीके से पॉलिथीन के साथ उसको कंपेयर किया कि जैसे वो पॉलिथीन कभी भी अर्थ में घुलता नहीं है, वैसे ही किसी मनुष्य का जो वास्तविक दुख है, आज के समय की तरह नहीं, क्या मुझे वो रग जीन्स नहीं मिला या बैगी जीन्स नहीं मिला तो मैं दुखी हूँ। दिस इज नॉट दुख, दिस इज नॉट एट ऑल अ दुख, ये तो बनाया हुआ दुख है। समथिंग जैसे किसी के पेरेंट्स नहीं है, या मम्मी नहीं है, या पापा नहीं है, ये सब रियल। या पढ़ने की इच्छा तो बहुत है बट इतने पैसे नहीं है कि वो पढ़ाई कर पाए, वो स्कूल जाना चाहता है बट उसको कमाना ज्यादा जरूरी है। दीज आर द रियल दुख जो लोग फेस करते हैं। तो उसको कभी भी कुरेदा जाता है ना, तो फिर वो वैसे ही क्या करता है, उसको जब कुरेदा जाता है तो एक ऐसी आवाज करता है अंदर ही मन में, जिससे जो सुनने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होता है। उसको अगर छोड़ दिया जाता है तो वो बस इंसान को दुख का एक कारण बना रहता है और बड़े जल्दी से ट्रॉमा में भी बदल जाता है। ठीक है, तो ये है इसका पहला लाइन। चलिए हम लोग इसके अगले उसको देखते हैं। But deep inside the grease garbage bin, far away from everyone's gaze, the germs of the disease keep on growing. इसका एक और खास बात क्या है? खास बात कि जब इसको आप छोड़ देते हो, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये कचरे का एक ढेर है ना? ये इस जो डस्टबिन है, गार्बेज बिन है। गार्बेज बिन का मतलब हो गया डस्टबिन, जहाँ कचरा, गार्बेज का मतलब होता है कचरा, और बिन का मतलब डस्टबिन, जैसे बिन जो डब्बा होता है, उसमें जो ये जम्स ये जो रखा रहता है ना, जब, तो क्या होता है, ये दूसरों की नजर से तो बहुत दूर है। आप अपने घर के अंदर तो नहीं कचरा रख रहे हो, घर के बाहर रख दे रहे हो, तो आपकी नजरों के सामने तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो जर्म्स है या बीमारियां हैं, जो डिजीज के कारण है, वो कीप ऑन ग्रोइंग, वो बढ़ते रहता है, वो बढ़ते रहता है, वो घटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कचरे के डब्बे में कचरा डाल दिया तो उसके जर्म्स जो है वो खत्म हो गए, नहीं, वो स्टिल वहां बढ़ते रहेगा, वो उसके लिए और एक फर्टाइल लैंड बन जाता है बढ़ने का। ठीक है, द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरीड बिनीथ। उसी तरीके से पॉलिथीन बैग जो है वो धरती के अंदर बना रहता है, लेकिन बिल्कुल बदलता नहीं है, वो उसके अंदर ही दफनाया हुआ रहता है। ओके, only the pain caused by the hurt, only the pain caused by the hurt keeps coming back again and again. होता क्या है, सिर्फ जो वो तकलीफ थी, वो जो पेन था, दर्द था, जो उस
दुख की वजह से, जो चोट की वजह से, दर्द तकलीफ की वजह से जो दर्द हो रहा था, सिर्फ वही वापस आते रहता है। जैसे किसी पॉलिथीन बैग में डस्टबिन में डालने के बाद भी सिर्फ उसकी जर्म्स बढ़ते रहते हैं, बीमारियां बढ़ते रहती हैं, कुछ घटता नहीं है। उसी प्रकार किसी के तकलीफ भी जो है वो भी बढ़ते ही रहते हैं, वापस आते रहते हैं उसको कुरेदने से। जैसे इस डब्बे को अगर हम छुएंगे, इस डब्बे से अगर ये कचरे जो है इसको बाहर निकाला जाएगा तो क्या होगा, हमें कीड़े दिखाई देंगे, सड़े हुए कीड़े, बीमारी का कारण, वार्मे पे बीमार पड़ जाएगा जो इसको देखेगा। उसी प्रकार से अगर किसी को कोई तकलीफ है उसको कुरेदा जाएगा तो सिर्फ उसके दुख बाहर आएंगे, उसका दर्द बाहर आएगा, उसकी तकलीफ बाहर आएगी। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया। बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आप यहाँ पे एक कुछ कुछ पिक्चर्स है, आप उसको देखो। जैसे ये व्यक्ति इसको मार रहा है, कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है अगर, तो उसका जो तकलीफ है, या किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी को किसी ने छोड़ के कोई चला गया है, या जैसे इस बच्चे को चोट लग गई है ना, तो ये जो तकलीफें हैं, ये चोट तो फिर भी कुछ समय के बाद भर जाएगा, लेकिन जो मानसिक चोट है, जो किसी व्यक्ति को किसी के जाने का दुख हो जाता है, या किसी और प्रकार से किसी ने किसी का इंसल्ट कर दिया, बदतमीजी कर दी, उसके साथ कुछ मॉलेस्टेशन कर दिया, अब्यूज कर दिया, गाली गलौज कर दी, इस तरह के जो तकलीफ है वो कभी भी उसके साथ जाता नहीं है। ठीक है, ये हमेशा वापस आते रहते हैं। सो ये कैसे ये जाता तो नहीं है, लेकिन ये कैसे चला जाता है, मेल्स विद वार्म टच। ये सिर्फ किसी के वार्म टच से थोड़ा सा पिघलता है। ये दर्द जो है, जो फर्स्ट में आपको आइसक्रीम का फोटो दिखा है, वो मेल्ट का मतलब पिघलना। सो लोगों के जो तकलीफें हैं, वो जब कोई उसको थोड़ा गर्माहट दिखाता है, थोड़ा सा त्याग करता है, थोड़ी इज्जत देता है, तो उसको उसका दुख जो है बाहर आता है और वो पिघलने लगता है। लेकिन अदरवाइज वो क्या होता है, वेरी डीप इनसाइड द हार्ट। अदरवाइज वो दिल के गहरे कोने में, जैसे डस्टबिन में कचरा गहरे अंदर डाला हुआ है, उसी प्रकार दिल के अंदर भी जो तकलीफें हैं, दर्द है, वो दफन रहती है, वो बाहर जल्दी है किसी के सामने नहीं आती है। इट नेवर गोस, ये कभी भी कहीं जाता नहीं है। ये तकलीफ ये हमेशा जो है, देखो, कीप ऑन ग्रोइंग इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये अलग अलग फॉर्म में सिर्फ बढ़ते रहने का काम करता है। ठीक है, ये जाता नहीं है, बस अलग अलग रूप बदल लेता है। कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी अलग। जैसे पॉलिथीन, कभी तो आप जब उसको जलाते हो तो मीथेन गैस निकलता है, जब उसको दफना देते हो तो वो मिट्टी का जो है उर्वरा शक्ति को घटा देता है, कम कर देता है। जब आप उसको पानी में डाल देते हो तो उसके जो तालाब के जो मछलियां हैं या अन्य जीव जंतु है वो बीमार पड़ जाते हैं, मरने लगते हैं। उसी प्रकार अगर किसी की तकलीफ है, चोट है, दर्द है, दुख है, पीड़ा है, वो भी सिर्फ अलग अलग फॉर्म में बदलते रहती है, खत्म नहीं होता है। कोई अगर उसको कब खत्म होता है, जब वो मेल्ट कैसे होता है, विथ द वार्मथ टच, जब उसको कोई गर्माहट देता है, प्यार से कोई किसी से बात करता है, तो आपका तकलीफ जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप इसको मुझे बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे पोएट्री में जो पॉलिथीन बैग और दिल, मनुष्य की तकलीफ के बारे में जो सिमिलैरिटीज है, ठीक है, जो सिमिलर चीजें हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है। अब क्या क्या सिमिलैरिटीज है, एक बार आप इस पिक्चर को, दो पिक्चर्स को देख लो। यहाँ पे देख लो, पूरा कूड़ा का ढेर और मनुष्य का दुख, ये दोनों एक ही है, जो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, फिर और क्या है, दोनों जो है वो बोथ आर बैड फॉर एनवायरमेंट, दोनों जो है वो एनवायरमेंट के लिए, बोथ आर बैड फॉर एनवायरमेंट, बोथ गेट मेल्टेड विद वार्मथ, बोथ डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड बट कीप ग्रोइंग फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज। तो ये जो है कि बोथ आर बैड फॉर एनवायरमेंट, बोथ आर बैड फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, बोथ गेट मेल्टेड विद वार्मथ, दोनों ही जो है एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए खराब है। एक मनुष्य के इंटरनल पर्यावरण के लिए खराब है और एक पृथ्वी के पर्यावरण के लिए खराब है। पॉलिथीन बैग पृथ्वी के लिए खराब है, दर्द जो है, तकलीफ जो है, मनुष्य के इंटरनल हेल्थ के लिए खराब है। बोथ गेट मेल्टेड विद वार्मथ, दोनों ही गर्माहट से पिघलते हैं, पॉलिथीन बैग भी और मनुष्य का तकलीफ भी। दोनों गेट डिसॉल्व, दोनों में से कोई भी डज नॉट गेट डिसॉल्व, दोनों में से कोई भी डिसॉल्व नहीं होता है।
भूलता नहीं है, खत्म नहीं होता है, बट क्या होता है, बोथ कीप ग्रोइंग फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, लोगों के नजर से दूर वो बढ़ता रहता है, किसी को पता नहीं चलता है बट बढ़ता रहता है। बोथ रिमेन बuried डीप इनसाइड, दोनों ही मतलब पॉलिथिन बैग भी और तकलीफ भी दोनों ही दफन रहते हैं अंदर इंसान के अंदर, एंड बोथ कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, और दोनों ही वापस आते रहते हैं वक्त के साथ। वो पॉलिथिन सिर्फ फॉर्म चेंज करता है, कभी भी जानता पूरी तरह से नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग इस पोइट्री की समरी को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखो कि क्या लिख रहा है पॉलिथिन बैग में। चलो तो आप देखिए, फर्स्ट क्या है, द पोएम इज, दिस इज अ पोएम थ्रू व्हिच द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन हाउ द पॉलिथिन बैग आर हर्टिंग आवर अर्थ एवरी डे। ये पोएट्री से क्या पता आपको चल रहा है, इस पोएट्री से पोएट यही बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार जो पॉलिथीन बैग है वो हमारे अर्थ को बहुत गहरा घाव पहुंचा रहा है, ऐसा घाव जो कभी भर नहीं सकता है। फिर और क्या है, ये ऑल्सो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का जो दर्द है वो पॉलिथीन बैग जैसा ही है, ये भी कभी खत्म नहीं होता है। He has compared that the way a polythene bag never get dissolved into Earth's crust, in the similar way the pain of human hurt also never get dissolved. जैसे पॉलिथीन बैग अर्थ के क्रस्ट पे, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे कभी भी डिजोल्व नहीं होती है, खुलती नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य का जो तकलीफ है, मनुष्य का जो दिल का घाव है वो भी कभी भरता नहीं है, वो भी कभी भूलता नहीं है। ठीक है। At the end of the poem, the poet has tried to explain both polythene bag and heart of heart are bad for environment. पोएट्री में यही पोएट बताने की कोशिश कर रही कि ये दोनों ही जो तकलीफें हैं, पीड़ा है, वो दोनों के लिए खराब है, मनुष्य के इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए भी एंड धरती के एनवायरनमेंट के लिए भी, दोनों पर्यावरण के लिए खराब है। द पोएट हैज यूज्ड मेटाफर, ये अभी मैं आपको बताऊंगी मेटाफर क्या होता है। तो पोएट हैज यूज्ड मेटाफर ब्यूटीफुली टू कंपेयर पॉलिथीन बैग विद हर्ट व्हिच ह्यूमन बीइंग फेल्ट। ठीक है, पोएट ने बहुत सुंदर मेटाफोरिकल अलंकार का प्रयोग किया है, अलंकारों का, जैसे सजाने के लिए हम लोग भाषा को सजाने के लिए अलंकार का यूज करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं ना हम लोग, या आप कुछ पहनते हो, कभी कुछ लगाते हो, कभी कुछ करते हो, क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो, बाल झाड़ते हो, सब क्यों उसके सुंदर लगती है। दूसरी तरीके से भाषा को भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम लोग भाषा में मेटाफर या अलग 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 प्रकार के ब्यूटीफुल वर्ड्स का यूज करते हैं, दे आर नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच की तरह यूज होता है, तो उसको सुंदर सजाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, हिंदी में उसको अलंकार बोलते हैं। तो इंग्लिश में ये मेटाफर जो है ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसका यूज किया गया है कंपेयर करने के लिए, रूपक अलंकार के रूप में। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस समरी ऑफ दिस पोएट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बार बार सुन भी सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या तरीके हैं कंपेयर करने की। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है, तो मेटाफर का यूज तो किया गया है, वहां कौन सा मेटाफर यूज किया गया है, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, लाइक एंड एज, ये सिमिली है। ठीक है, दो तरीके से यूज कर कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। पहला क्या है, सिमिली, फर्स्ट इज सिमिली, यानी कि सिमिलर चीजों को कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और उसमें क्या वर्ड यूज करते हैं, लाइक एंड एज, ये दो शब्द से हम लोग कंपेयर करते हैं दो चीजों के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्या तरीका है, दूसरा है मेटाफर। ठीक है, दूसरा है मेटाफर, जो अभी मैंने आपको बताया, जो इस पोएट्री में यूज हुई है मेटाफर। तो वो क्या है, मेटाफर क्या क्या है, अब ये जो है सिमिली और दूसरा है मेटाफर, ये दो एक्चुअली आपने एग्जाम में 12th क्लास तक की आता है, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर और सिमिली। अब ये दोनों क्या है, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, आपने ये गाना सुना है, चंदा है तो मेरा सूरज है तो मेरी आंखों का तारा है तू। यहाँ माँ एक गाना गा रही है अपने बच्चे के लिए, क्या गा रही है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, यानी उन्होंने अपने बच्चे को चंदा बताया और सूरज बताया।
किस कंपेयर कर रही है, तुलना कर रही है किससे, तो चंदा से और सूरज से। बट वो ये नहीं कह रही कि तुम, फिर एक और मैं आपको गाना सुनाती हूँ। आपने वो सुना, मुझे तो गाना याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ऐसे बोलते ना, चांद जैसे मुखरे पे, अब आगे की लाइन मुझे नहीं याद। तो चांद जैसे मुखरे पे, एक जगह जो है, ये चांद समझ लो, ठीक है। एक जगह मम्मी बोल रही है चंदा है तू, यानी जो ये बेबी है ये ही डायरेक्ट चंदा है। और एक जैसा एक तरफ बोला जा रहा है चांद जैसे मुखरे पे, यानी एक जगह बच्चे को चांद बताया गया और एक जगह बच्चे के चेहरे को चांद जैसा बताया गया। ओके, तो जब जैसा वाला यूज करते हैं ना हम लोग, चांद जैसे मुखरे पे, दिस इज कॉल्ड सिमिली। और जब बोलते हैं कि चंदा है तू मेरा सूरज है तू, दिस इज कॉल्ड मेटाफर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं, इससे हम लोग मेटाफर और सिमिली से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, किसी चीज का तुलना करते हैं, तभी तो बताते हैं ना भाई। कैसे बताएंगे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम चांद जैसे हो, तुम सूरज। ही फॉट लाइक अ लायन, ही फॉट लाइक अ लायन। तो लाइक अ लायन, जो लाइन बोला गया, दिस इज सिमिली। वो शेर जैसा लड़ा। ही वॉज अ लायन ऑन द फील्ड, वो शेर था मैदान पे। विराट कोहली इज अ लायन ऑन फील्ड, विराट कोहली फील्ड पे लायन है। तो वहां पे भी मेटाफर यूज हो रहा है, वहां पे डायरेक्ट उसको शेर बताया जा रहा है। एंड एक जगह ही फॉट लाइक अ लायन, वो शेर की तरह लड़ा। तो तरह जब है तो वो सिमिली है, और जब वो खुद शेर से बता रहे हैं तो मेटाफर है। ओके, ये दो जो है फिगर ऑफ स्पीचेस है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप वहां पे एग्जाम्पल भी देखो, योर आईज आर ग्लिटरिंग लाइक अ मार्बल। यहाँ पे क्या है, योर आईज आर ग्लिटरिंग लाइक अ मार्बल, तुम्हारी आंखें गोटियों जैसी चमक रही है, जैसी जैसी। तो दिस इज सिमिली। जब हम लोग लाइक का यूज करते हैं तो दिस इज सिमिली। और जब हम लोग मेटाफर यूज करते हैं तब देखिए क्या है। मेटाफर का एग्जाम्पल क्या है, यू आर अ स्टार ऑफ दिस फैमिली, आप इस फैमिली के स्टार हो। यू आर द स्टार, तुम ही स्टार हो। डायरेक्ट उसी को बता दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट कंपेयर भी नहीं दिया जा रहा है, उसको ही बता दिया जा रहा है। सो दिस आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर। दिस इज मेटाफर एंड दिस इज सिमिली। ओके, चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट जो लाइन है इस पोइट्री का, वो क्या था, हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग। यहाँ पे हर्ट इज लाइक अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग नहीं है, हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग, यानी हर्ट मेटाफर की तरह पॉलिथीन बैग के साथ तुलना करने में इसको यूज किया गया है। क्योंकि यहाँ लाइक या एज वर्ड का यूज नहीं है, तो ये सिमिली नहीं है, ये क्या है, ये है मेटाफर। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कंपेयर किया गया, डायरेक्ट बताया गया है हर्ट को पॉलिथीन बैग, ठीक है। चलिए हम लोग एक सिमिली एंड मेटाफर ढूंढ करते हैं, ढूंढते हैं इसमें सिमिली कौन सा है और मेटाफर कौन सा है। आंसर से पहले आया। सो आप देख सकते हो कि हर्ट इज अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग। तो यहाँ पे मेटाफर है ये। क्यों मेटाफर है, बिकॉज हर्ट इज अ सच अ स्ट्रेंज, यहाँ पे हर्ट इज लाइक अ पॉलिथीन बैग नहीं बोला जा रहा। अगर यहाँ पे ये लिखा रहता कि हर्ट इज, हर्ट इज लाइक अ पॉलिथीन बैग, अगर ये हर्ट इज लाइक सच अ पॉलिथीन बैग ऐसा कुछ होता तो तब वहां पे वो क्या होता, सिमिली होता। बट यहाँ पे चूंकि डायरेक्ट बोला जा रहा है हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग, सो मतलब कि दिस इज नॉट अ सिमिली, तो हियर वी यूज मेटाफर। ठीक है, यहाँ पे आपको यही देखना है कि डिड वी यूज लाइक, नो वी डिड नॉट यूज लाइक, सो दिस इज अ मेटाफर। ओके, चलिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ, आंसर भी पहले से दिया है, आप आंसर की तरफ मैसेज करिएगा।
सो यू सी यहाँ पे आपको बताना है कि देयर इज अ यूज ऑफ सिमिली एंड मेटाफर इन द पोएम। तो हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग, ये क्या है, सिमिली है या मेटाफर है? आई विल बी अ स्टार वंस अगेन, ये सेंटेंसेस को आप इसको पढ़िए एंड स्क्रीनशॉट लीजिए एंड मुझे आंसर्स बताइए कि इसमें कौन सा वाला सेंटेंस में मेटाफर यूज है, कौन से वाले सेंटेंस में सिमिली यूज है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एज यू नो तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है, एज यू नो, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, ये लिखा हुआ है एज यू नो आई एम अ टीचर, एज यू नो यहाँ पे एज ही है, एज यू नो आई एम ए टीचर, बट इज इट अ सिमिली? नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे ये एज का यूज कैसे, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ कंपैरिजन के लिए नहीं यूज हो रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। एज यू नो आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए जब एज एंड लाइक यूज होगा तब वो सिमिली होगा, ऐसे ही सेंटेंस में यूज होने पे वो सिमिली नहीं होगा। सो एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, आई एम अ टीचर, यहाँ इनका इस टीचर का तुलना किसी से भी नहीं किया जा रहा है। आई एम अ टीचर एज यू आर, अगर ऐसा बोलते हैं आई एम अ टीचर एज यू आर, मैं ऐसी ही टीचर हूँ जैसे कि आप, तो यहाँ पे ये सिमिली हो जाता है, ये एज की वजह से सिमिली यूज हो जाता है। बट यहाँ पे किसी से तुलना नहीं है, देयर इज नो कंपेरिजन विद एनीवन, डायरेक्टली ही और शी सेइंग एज यू नो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ जैसा कि आप जानते हो। तो यहाँ जब ये जैसा वर्ड है, दिस इज नॉट यूज्ड एज सिमिली। ओके, सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक और वर्ड देखो, आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, मुझे तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं है। यहाँ अगेन दिस लाइक इज यूज्ड एज पसंद। ठीक है, यहाँ पे लाइक को तुलना करने के लिए नहीं यूज किया जा रहा है, बताया जा रहा है, एज अ वर्ड बताया जा रहा है कि मुझे तुम पसंद नहीं। तो इसलिए यहाँ पे भी दिस इज नॉट अ सिमिली, दिस इज नॉट अ मेटाफर, दिस इज नॉट अ सिमिली। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेंटेंस में जब लाइक एंड एज, जब लाइक एंड एज किस तरह यूज किया जाए, फॉर कंपेयरिंग, ओनली फॉर कंपेयरिंग जब यूज करते हैं तभी हम इसको सिमिली बोलते हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट अ सिमिली और मेटाफर, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस आर द आंसर्स जो कि पहले ही आपको दे दिए गए हैं। चलिए, नाउ अगेन यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये आपके बुक में ही है क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, चूज कर देना है कि किसमें कौन सा ऑप्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको बता देती, शी इज एज जेंटल एज अ डोव। ओके, शी इज एज जेंटल एज अ डोव, इसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। ओके, नाउ दिस इज योर होमवर्क, राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट द पोल्यूशन अराउंड यू। आपको पैराग्राफ राइटिंग मैंने सिखाई है, आप पोल्यूशन पे एक पैराग्राफ लिखोगे, कितने सेंटेंसेस लिखोगे, यू विल राइट 8 सेंटेंसेस पोल्यूशन के बारे में, अपने आसपास के पोल्यूशन के बारे में लिखना, व्हाट आर द रीजंस ऑफ दैट पोल्यूशन, कैसे उसको हटाया जा सकता है, ये भी लिखना। ठीक है, थिंक अबाउट द सॉन्ग इन विच सम मेटाफर और सिमिली हैज बीन यूज्ड, जैसे मैंने अभी आपको एक गाना सुनाया ना भाई, भले खराब आवाज में सुनाया बट सुनाया। सो सेम वे आप ऐसे दो चार गानों का एग्जाम्पल्स लिख के रखो या मुझे कमेंट में बताओ जिसमें सिमिली और मेटाफर का यूज किया गया हो, एंड ऑल्सो मेक 5 to 10 सेंटेंसेस विच शोज द यूज ऑफ मेटाफर, 5 से 10 सेंटेंस ऐसे बनाइए जिसमें मेटाफर का यूज किया गया हो। ठीक है, रिकॉल योर चाइल्डहुड एंड राइट अबाउट वन ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड वन ऑफ द सैडेस्ट मोमेंट विच यू हैव स्पेंट टिल नाउ, अपने बचपन से मुझे 2 इंसिडेंट्स लिख के बताना जिसमें जो आपके लिए अभी तक का सबसे खुशी वाला मौका था एंड एक जो सबसे तकलीफ वाला मौका था। ठीक है, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो दिस इज योर होमवर्क, आप पोएट्री को पूरे अच्छे से फॉर्म को पढ़िए, अच्छे से समझिए, एंड कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट करके आप लोग क्वेश्चंस पूछिए, ये आप ही के लिए वीडियो बना हुआ है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, हैप्पी रीडिंग।